स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ CMED में। इससे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था करेक्टिव एक्शंस फॉर प्रोग्रेस, प्रगति सुधार उपाय। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रगति सुधार कार्यक्रम से मुख्यालय को सूचित करना। यानी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो मुख्यालय को सूचित किया जाएगा उससे। तो प्रगति सुधार के लिए उठाए गए सभी कदमों की लिखित सूचना मुख्यालय व उच्च अधिकारियों को अवश्य प्रेषित करनी चाहिए। निर्माण नियंत्रण कार्यालय से संचार व्यवस्था उत्तम बनाकर रखनी चाहिए। निर्माण स्थल की सभी आवश्यक सूचनाओं तथा प्रगति आंकड़ों को नियंत्रण कार्यालय को बराबर भेजते रहना चाहिए। मुख्यालय के प्राप्त आदेशों अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए। स्थल अभियंता इसके लिए जिम्मेदार रहता है। निर्माण स्थल पर क्या हो रहा है, मुख्यालय के इस सदा बने रहने वाले प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देने के लिए स्थल अभियंता को सदैव तत्पर रहना चाहिए, तभी वह स्थल प्रभारी रह सकता है। जो सिविल कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है उस वर्क को पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट को तैयार करना, ठीक है, हमारे मुख्यालय उच्च अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट के बारे में बताना समझाना, ठीक है। तो ये सारे डिस्कशंस टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए, इनमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था और ये चैप्टर नंबर 7 है वो इसी वीडियो में फिनिश होता है। इससे लास्ट वाली वीडियो में चैप्टर 7 डिस्कस किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट है कॉस्ट कंट्रोल फॉर प्रोजेक्ट, निर्माण लागत नियंत्रण। तो इस चीज़ की हमें नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले हम ये देखेंगे। नेसेसिटी नीड्स, सिविल परियोजनाओं जिन पर लाखों करोड़ों रुपए का व्यय आता है पर लागत नियंत्रण बड़ा आवश्यक है, क्योंकि सिविल कंस्ट्रक्शन जो वर्क होता है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। तो उसका हर एक पहलू, हर मटेरियल्स की जानकारी, ठीक है, साइट की जानकारी, भूमि की जानकारी, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके पेपर, उन सभी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो हमारा है लागत नियंत्रण। यह नियंत्रण परियोजना बनाते समय तथा इनके निर्माण काल में रखा जाता है। लागत नियंत्रण के अभाव में परियोजना का व्यय इसके स्वीकृत बजट से बढ़ सकता है और प्रबंधकों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परियोजना के लिए आवश्यक सामग्री सैकड़ों प्रकार की होती है, जिनकी दरें प्रायः स्थिर नहीं रहती और वर्तमान बाजार पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। फिर मजदूरी की दैनिक दरें भी लगातार महंगाई बढ़ने के कारण बढ़ती जाती हैं। विकासशील देशों में यह अस्थिरता अधिक देखने में आती है, अतः कार्य के निर्माण व्यय पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। यह नियंत्रण परियोजना के अभिकल्पन काल से इसके पूर्ण होने तक रखा जाता है। यदि किसी भी चरण पर थोड़ी ढील हो जाती है तो परियोजना का परिव्यय, इसकी एस्टिमेट लागत, ठीक है, से बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए खर्चे के लिए प्रबंधकों को अतिरिक्त वित्तीय साधन ढूंढने पड़ते हैं। यदि ये साधन पर्याप्त तथा समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते तो परियोजना अधर में ही लटक जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स ही इस कंस्ट्रक्शन को प्रभावित करते हैं। प्रभावी लागत नियंत्रण, ठीक है, ना होने पर परियोजना बरसों लटकी रहती है और इस दौरान सामग्री तथा श्रमिकों की दरों में वृद्धि होने पर भय और लटक जाती है, जिससे देश का जनता का अभिलक्षित हित नहीं हो पाता और परियोजना पर अब तक व्यय की धनराशि भी निरर्थक हो जाती है। परियोजना के निर्माण व्यय पर नियंत्रण रखने में इसका स्वीकृत प्राक्कलन आधार कार्य करता है, जिससे तुलना करके परिव्यय की स्थिति ज्ञात की जाती है। श्रमिकों, संयंत्रों तथा सामग्री की मुख्य मदें हैं जो परियोजना की लागत पर प्रभाव डालती हैं। निर्माण लागत पर नियंत्रण रखने के लिए परियोजना की रूपरेखा तैयार करने वाले नियोजक तथा कार्यस्थल पर नियुक्त अधिकारी व निरीक्षक जिम्मेदार होते हैं।
सामग्री क्रय तथा अविकल्प विभाग भी इसी में मुख्य भूमिका निभाते हैं। लागत नियंत्रण उपाय सरल और समझ में आने वाले होने चाहिए ताकि स्थल कर्मचारी इसे लागू करने में दिक्कत महसूस ना करें। फिर है हमारा ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल को ऑब्जेक्ट क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। परियोजना के लिए लागत नियंत्रण के उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं। लागत नियंत्रण से स्वामी विभाग को विश्वास बना रहता है। परियोजना स्वीकृत एस्टिमेट बजट में संपन्न हो जाएगी। यानी जो हमने एस्टिमेट तैयार किया है या हमने जो बजट तैयार किया है किसी बिल्डिंग को, किसी कंस्ट्रक्शन को या किसी पुल को बनाने के लिए, तो वो उतने ही बजट में ख़त्म होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ का बजट है, ठीक है, और उसमें 3 करोड़ जो है रुपए ख़त्म हो रहा है, तो इससे सभी को हानि हो सकती है, ठीक है। फिर है ठेकेदार को यह ज्ञात हो जाता है कि निर्माण कार्य से उसे वांछित लाभ प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा, ठीक है। फिर है हमारा ठेकेदार निर्माण एजेंसी उत्तम लागत नियंत्रण करके अपना लाभांश बढ़ा सकता है। यदि निर्माण कार्य से हानि की संभावना हो तो इसे दूर करने के लिए समय रहते उपयुक्त कदम उठाए जा सकते हैं। फिर है परियोजना की ऐसी मदों का पता लग जाता है जो हानि का कारण बनी हुई हैं, तब हानि के कारण भी ढूंढे जा सकते हैं। फिर है लागत। लागत नियंत्रण से परियोजना का मूल्यांकन अधिक स्पष्ट हो जाता है और क्षेत्र से उपलब्ध परिव्यय आंकड़े एस्टिमेट को दिए जाते हैं जो परियोजना लागत में संशोधन करता है। फिर है 7वां पॉइंट, लगातार नियंत्रण का आधार पर परियोजना की शेष मदों को पुनः प्राकलन बनाकर सुधारा जा सकता है, ठीक है। फिर है हमारा चरण जिन पर लागत नियंत्रण आवश्यक है। स्टेजेस वेयर कॉस्ट कंट्रोल नेसेसिटी। लागत नियंत्रण 2 चरणों पर अधिक प्रभावकारी रहता है। पहला अभिकल्पन चरण पर लागत नियंत्रण। सेकंड है हमारा बी पॉइंट है निर्माण काल में लागत नियंत्रण, जैसे सामग्री के क्रय पर, उपसर्ग व मशीनों पर, श्रमिकों की नियुक्ति पर, निरीक्षण कार्य पर तथा दुर्घटनाओं को कम करके, ठीक। ए अविकल्प चरण पर लागत नियंत्रण विभाग की अभिकल्पन शाखा द्वारा रखा जाता है और संरचना का स्वरूप ऐसा रखना चाहिए जो स्थानीय सामग्री और श्रमिकों द्वारा न्यूनतम अवधि में पूर्ण हो सके। जटिल तथा अनोखे अभिकल्पों को समझने तथा मौके पर निर्माण करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं और सामग्री एवं श्रमिकों पर व्यय अधिक करना पड़ता है, तो ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो इन पर ध्यान देना चाहिए। निर्माण काल में लागत नियंत्रण स्थल अभियंता अथवा ठेकेदार द्वारा रखा जाता है। निर्माण में लागत नियंत्रण ठेकेदार के लाभांश को सुनिश्चित करता है। ठेकेदार तभी कार्य अधूरा छोड़कर भाग जाता है जब वह देख लेता है कि निर्माण से उसे लाभ मिलने वाला नहीं है। क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जो वर्क है वो ऊपर जा रहा है या कहीं हानियाँ हो रही हैं, तो पता है उसे कि इससे मुझे लाभ होने वाला नहीं है, तो वो वर्क का काम छोड़कर भाग जाता है। फिर है डिज़ाइन अभिकल्पन तथा प्राकलन पर नियंत्रण। परियोजना की लागत इसके अभिकल्पन तथा विशिष्टियों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। अभिकल्पन सरल, आसानी से समझ आने वाला तथा व्यवहारिक हो। परियोजना के कई अभिकल्पन तैयार करके जो सबसे सरल और मितव्ययी हो उसी को अपनाना चाहिए। ऐसे जटिल अभिकल्पन से जिसमें समय और श्रम दोनों ही अधिक लगते हों बचना चाहिए। परियोजना की विशिष्टियाँ व्यवहारिक हों, समान परिस्थितियों में अपनाई जानी संभव हो, ठीक है। फिर है हमारा परियोजना का प्राकलन बढ़ा चढ़ाकर तैयार नहीं करना चाहिए। यह वर्तमान स्वीकृत दरों के आधार पर ही बनाना चाहिए। मुख्य मदों का दर विश्लेषण करके इनकी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। सामग्री के क्रय का खपत पर नियंत्रण। निर्माण सामग्री खुले बाजार से न्यूनतम दरों पर क्रय करनी चाहिए और सरकार की ओर से यदि कर संबंधी कोई छूट है तो उसका लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। स्थानीय उपलब्ध सामग्री का खुलकर उपयोग करना चाहिए।
क्योंकि यह सस्ती पड़ती है और परिवहन के व्यय में भी बचत होती है। परियोजना की प्रगति के अनुसार ही सामग्री का क्रय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 10 सीमेंट के कट्टों की ज़रूरत है और आपने 50 खरीद रखे हैं, तो उससे क्या होगा, सामग्री बेकार होगी। तो सामग्री का क्रय करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में सामग्री का क्रय करके इसे लंबे समय तक भंडार में रखने पर अनावश्यक रूप से परियोजना राशि ब्लॉक होती है और भंडारण स्थल पर भार पड़ता है। मौसम के बदलते प्रभावों से इसके नष्ट होने की संभावना भी बनी रहती है और सामग्री की खपत पर प्रभावकारी नियंत्रण रखने पर इसकी चोरी व अपव्यय को रोका जा सकता है। सामग्री की खपत दर मानक सूची के अनुरूप होनी चाहिए और खपत दर के बढ़ने पर इसके कारणों की तुरंत जांच करनी चाहिए। फिर है उपसर्ग व मशीनों पर नियंत्रण। उपसर्ग व मशीनों का कार्य के अनुरूप ही चयन करना चाहिए। मशीनों को पूर्व प्रबंध करके इनकी पूरी दक्षता से काम लेकर तथा इनका निठल्ला समय आइडियल टाइम समाप्त करके इनसे अधिक लाभ उठाया जा सकता है और परियोजना व्यय को कम किया जा सकता है। कुछ मशीनों को क्रय करने की अपेक्षा किराए पर लेकर कार्य संपन्न करना अधिक लाभदायक होता है। ठीक है। उपसर्ग व मशीनों की मरम्मत के लिए निर्माण क्षेत्र में वर्कशॉप की स्थापना लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। श्रमिकों की नियुक्ति पर नियंत्रण। श्रमिकों की नियुक्ति करते समय उनकी कार्यक्षमता दक्षता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कार्य पर उतने ही श्रमिक लगाने चाहिए जो अति आवश्यक हों। श्रमिकों की अनावश्यक भीड़ कार्य की प्रगति को प्रभावित करती है और कार्यस्थल पर भ्रम उत्पन्न होता है। टोली में इतने ही श्रमिक रखने चाहिए जिन पर प्रभावी द्वारा नियंत्रण रखा जा सके। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे श्रमिकों को एक साथ रख दिया, तो नियंत्रण में होकर श्रमिकों को रखना चाहिए। श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं इंसेंटिव देकर उनकी कार्य क्षमता बढ़ानी चाहिए। इससे परियोजना के कुल परिव्यय में अंततः बचत होती है। श्रमिकों की प्रगति की समयबद्ध जांच करते रहनी चाहिए। निर्माण कार्यों के निरीक्षण पर नियंत्रण। समयबद्ध प्रभावी निरीक्षण से जहां श्रमिक कार्य की वांछित प्रगति बनाए रखते हैं वहां निर्माण समय भी घट जाता है और निर्माण परियोजना निर्धारित समय से पहले पूर्ण की जा सकती है। श्रमिकों को प्रोत्साहन व अन्य सुविधाएं देकर तथा कार्य घंटों का सख्ती से पालन करके निरीक्षण को प्रभावकारी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए दुर्घटनाओं को कम करके। जो हमारे बड़े बड़े सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं वहाँ पे दुर्घटनाओं के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो बड़े प्रोजेक्टों पर दुर्घटनाओं को पूर्णतः रोकना, ठीक है, संभव नहीं हो पाता। दुर्घटना घटने से जहाँ कार्य रुक जाता है वहाँ श्रमिकों में भी भय उत्पन्न हो जाता है। कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई भी दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना हुई उससे कार्य में भी बाधा, काम में भी बाधा उत्पन्न हो गई और जो हमारे श्रमिक हैं उनके अंदर भय भी उत्पन्न हो गया, वो काम को छोड़ कर जाने लगते हैं। तो दुर्घटना घटने से जहाँ कार्य रुक जाता है वहाँ श्रमिक में भी भय उत्पन्न हो जाता है और वे काम छोड़कर भागने लगते हैं। मालिकों को हर्जाने क्षतिपूर्ति के रूप में काफ़ी वित्तीय भार उठाना पड़ता है। अतः वांछित सावधानी बरतते हुए दुर्घटनाओं को कम करने की चेष्टा करनी चाहिए। असामाजिक तत्वों से सावधान रहकर निर्माण स्थल पर सामग्री की चोरी, असामाजिक तत्वों द्वारा श्रमिकों से मारपीट, हड़ताल, अग्निकांड तथा अन्य ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखकर परियोजना की लागत को बढ़ने में रोका जा सकता है। फिर है परियोजना प्राक्कलन तथा लागत नियंत्रण, प्रोजेक्ट एस्टिमेट एंड कॉस्ट कंट्रोल। परियोजना की लागत नियंत्रण में इसके एस्टिमेट की मुख्य भूमिका रहती है। यदि स्वीकृत एस्टिमेट के अनुसार कार्य संपन्न हो रहा है तो निर्माण लागत के बढ़ने की संभावना नहीं रहती और ठेकेदार का अपना लाभ भी कायम रहता है। कार्य शुरू करने से पहले एस्टिमेट का पुनरावलोकन करना जरूरी होता है, क्योंकि निविदा के समय प्रेषित की गई प्रतियोगी दरें
वास्तविक निर्माण दरों से भिन्न हो सकती हैं और कुछ अतिरिक्त कार्य जो मूल ठेका शर्तों में नहीं दिए होते हैं करने आवश्यक हो जाते हैं। किसी मद की पूर्ति पर आई कुल लागत को प्राक्कलन में दी गई राशि से तुलना करके उसकी वित्तीय स्थिति का पता लग जाता है और अंतर पाए जाने पर लागत नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। अतः स्थलविहीनता को प्रत्येक मद का दर विश्लेषण ज्ञात होना चाहिए ताकि वह मौके पर लागत नियंत्रण अपना सके। फिर है लागत नियंत्रण की विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं, तो विधियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी विधियाँ हैं। ठीक है, तो विधियाँ हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, विधियाँ हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं। एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है और उस प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। वंस वेट अ मिनट। ठीक है, वेट अ मिनट। हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में ही हम देख रहे थे। ये हमने 7 पढ़ लिया था। 8 चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उपसर्ग मशीनों का समय को नियुक्त नियंत्रण, निर्माण निरीक्षण पर नियंत्रण, दुर्घटनाओं को। ठीक है, तो लागत निर्माण नियंत्रण विधियाँ, कॉस्ट कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो परियोजना के महत्व तथा स्वीकृत बजट को दृष्टि में रखकर ही लागत नियंत्रण की रूपरेखा तैयार की जाती है और किस सीमा तक नियंत्रण रखा जाए इसका निर्णय लिया जाता है। और लागत नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली मदों की पहचान के लिए निम्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। कार्य पूर्ति के लिए उपलब्ध धन तथा व्ययित धनराशि की तुलना करके, कार्य की मानक लागत से तुलना करके, मदों की इकाई दर का विश्लेषण करके, मुख्य मदों की निर्माण प्रक्रिया की जांच करके। ठीक है, तो विस्तार से हम वर्णन करेंगे। कार्य पूर्ति के लिए उपलब्ध धन तथा व्ययित धनराशि की तुलना। निर्माण एजेंसी अथवा ठेकेदार किसी मद के अंतर्गत हुए कुल व्यय तथा इसके अंतर्गत विभाग से प्राप्त भुगतान की राशियों की तुलना करके लागत नियंत्रण कर सकता है, परंतु यह विधि छोटे निर्माण कार्यों के लिए ही ठीक है और वह भी उसी प्रकार के अन्य मदों पर लागू हो सकती है क्योंकि उस मद पर तो जो व्यय होना था हो चुका और अब नियंत्रण संभव नहीं है। ठीक है, फिर है कार्य की मानक लागत से तुलना करके, श्रमिकों, संयंत्रों तथा सामग्री की कार्यस्थल पर दरों की परियोजना के प्रकलन में दर्शाई गई अथवा निविदा में भरी पड़ी गई दरों से तुलना करके तथा विश्लेषण करके निर्माण पर लागत नियंत्रण रखा जा सकता है और जिन मदों में लागत क्षमता अपनानी होती है उनकी सूची बना ली जाती है और यह लागत नियंत्रण की प्रभावकारी विधि है। परंतु अनेक मदों के लिए श्रमिकों, संयंत्र तथा सामग्री का अलग अलग ब्यौरा तैयार करने में काफ़ी समय व श्रम लगता है और दिक्कतें आती हैं। ठीक, फिर है मदों की इकाई दर का विश्लेषण करके। इस विधि में प्रत्येक मद पर हुए व्यय को इसके परिमाण क्वांटिटी से भाग देकर इकाई दर ज्ञात कर ली जाती है। अब इस इकाई दर की परियोजना के प्राक्कलन में दी गई दर से तुलना करके ज्ञात किया जाता है कि कौन कौन मदें लाभ रहित हैं अथवा उनमें लागत नियंत्रण की आवश्यकता है। फिर है मुख्य मदों की निर्माण प्रक्रिया की जांच करके। परियोजना की कुछ मदें अपने महत्व तथा परिमाण के कारण ऐसी होती हैं जिनके कारण पूरी परियोजना की लागत प्रभावित होती है, जैसे चिनाई कार्य, कंक्रीट कार्य, छत स्लैब कार्य, इस्पात कार्य इत्यादि। इन मदों के लिए सामग्री, संयंत्र तथा श्रमिकों के व्यय का विश्लेषण करके और प्रक्रिया की जांच करके
परियोजना पर लागत नियंत्रण अपनाया जा सकता है। सीमेंट, गिट्टी, इस्पात की छड़ें, फर्माबंदी के व्यय पर नियंत्रण, ठीक है, रखने से परियोजना की लागत कम की जा सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स थे कि हमने देखा कि कैसे कैसे हम इसमें लागत नियंत्रण विधियाँ हैं, कॉस्ट कंट्रोल मेथड हैं, कैसे कैसे हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके आगे हम लागत नियंत्रण अवलेखन प्रणाली, कॉस्ट कंट्रोल रिकॉर्डिंग सिस्टम, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।